हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हम न्यूक्लियोफिलिक, जहाँ पे यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोएरिन्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो हैलोएरिन्स का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला रिएक्शन हम लोग का था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोएरिन्स। और हैलोएरिन्स में हम लोग ये चीज़ देख चुके थे कि हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हैलो अल्केन्स। तो हैलो अल्केन्स के कंपेरिजन में हैलोएरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से रिएक्ट नहीं करने वाला होता है। तो इसके लिए ऐसा क्यों है, इसका रीज़न हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा ऐसा रिएक्शंस दे सकता है और वहाँ पे किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस चाहिए हैलोएरिन्स का, जहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम था, पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा था, रिपल्सन्स हो रहा था, तो वहाँ पे फिर भी अगर हमको हैलोजन को रिमूव करके अगर हमको कोई ग्रुप वहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग को वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस डालना पड़ता है, जिसको हम लोग ड्रास्टिक कंडीशंस बोल रहे थे या एनहाइड्रस कंडीशंस बोल रहे थे। तो इस ड्रास्टिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, या दोनों एक साथ हो सकता है, या फिर वहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इतना सारा चीज़ अगर हम लोग वहाँ पे करते हैं, तब हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोएरिन्स आसानी से होता है। और कुछ रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शंस में हम लोग देखें, ऑलरेडी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोएरिन्स। और हैलोएरिन्स में हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसके बेंजीन के हैलोएरिन्स में बेंजीन में हैलोजन के अलावा और कोई भी अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं हो, तब उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, और अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाता है तब उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसके डील कर रहे हैं कि हैलोएरिन्स हैविंग नो एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप इस हैलोएरिन्स में नहीं है तो फिर उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमको क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है और इस क्लोरोबेंजीन में अगर हम लोग NaOH डालते हैं, ये एक्वस NaOH रहेगा, और 623 केल्विन हीट डालते हैं, जो कि ड्रास्टिक कंडीशंस का पार्ट है। 623 केल्विन हीट, 300 एटीएम प्रेशर एंड हाइड्रोजन प्लस एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, तो इससे हम लोग को फिनॉल बन जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये कन्वर्सन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कि अगर हमको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना हो तो हम लोग इस रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं। फिर उसी तरह से क्लोरोबेंजीन से दूसरा रिएक्शन है सेकेंड में, क्लोरोबेंजीन में अगर हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, एक्वस अमोनिया से क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में, और 475 केल्विन और 6 एटीएम प्रेशर, तब हम लोग यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो है एनिलीन बनता है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने का एक रिएक्शन ये भी है। तो आसानी से हम लोग कन्वर्सन कर सकते हैं। इस रिएक्शन को आप ध्यान से पढ़ते जाइए और याद रखिएगा, कन्वर्सन हम लोग का काफी आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिर से। और इस अगर हम लोग ये इतना सारा चीज अगर नहीं देना चाहते हैं, अगर सिंपल में ही रिएक्शन कराना चाहते हैं बिना कैटलिस्ट के, तो हम लोग इसको भी करा सकते हैं। वहां पे NH3 लेना होगा, और इसमें देखिए 475 केल्विन टेम्परेचर लिए थे और 60 एटीएम प्रेशर थे। लेकिन यहाँ पे अगर और साथ में ये वाला कैटलिस्ट का काम कर रहा था, क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको बिना इसके अगर कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या होगा, हीट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा और प्रेशर को भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो जैसे प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो ये रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के भी हो जाता है, यानी कि ये भी यहाँ भी एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये रिएक्शन था, कुछ रिएक्शन और है इसके बाद। नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग का, वो है अगर हम लोग ब्रोमो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फिर हेलोएरिन ले लिए, और इसमें अगर हम लोग CuCN से रिएक्शन कराते हैं, 475 केल्विन, 475 तो 525 केल्विन हीट देते हैं, और इसमें हम लोग पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, एंड DMF सॉल्वेंट वहां पे प्रेजेंट रहेगा, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इसको बोलेंगे। तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और पायरिडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे Br के जगह पे हम लोग का CN हो जाएगा, और ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, और इस कंपाउंड का नाम होगा हम लोग को, इसको हम लोग बोलेंगे साइनोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोबेंजीन।
ठीक है, ये फोर्थ रिएक्शन है। तो इस तरह से देखिए हम लोग कि बिना एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंट, बिना एक्टिवेटिंग ग्रुप के हेलोएरिन्स कैसे कौन कौन सा रिएक्शन दे सकता है। तो ये रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और जो कि कन्वर्सन के में हम लोग को काफी हेल्प करेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो पार्ट है वो है हेलोएरिन्स हैविंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। सेकेंड पार्ट है हम लोग का हेलोएरिन्स having activating group। एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर हेलोएरिन्स में एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए तो फिर हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि हेलोएरिन्स हैविंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि हेलोएरिन्स में अगर कोई भी -I ग्रुप या फिर -R ग्रुप, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट आता है अर्थो और पारा पोजीशन पे हेलोएरिन्स में क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, यानी कि हैलोजन के रेस्पेक्ट में, जैसे ये हैलोजन है तो इसे हैलोजन के रेस्पेक्ट में अर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे, ये अर्थो पोजीशन हो गया और ये पारा पोजीशन। तो अर्थो और पारा पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप वहां पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो बेंजीन के रिंग को एक्टिवेट करता है और अपने तरफ इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को लेता है, और लेने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचने के कारण क्या होता है कि वहां पे हैलोजन और बेंजीन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को वीक कर देता है। तब वहां पे और आसान हो जाता है इस सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए, तब वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम ड्रास्टिक कंडीशंस में भी आसानी से हो जाता है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा सकते हैं। जैसे कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हम ले सकते हैं, NO2 ग्रुप ले सकते हैं, या कोई भी -I ग्रुप ले सकते हैं, -R ग्रुप ले सकते हैं। तो इसको अर्थो और पारा पोजीशन पे अगर लगा हुआ होगा तो इसका काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, और इस इफेक्ट के कारण क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स काफी आसान हो जाता है, इजी वे में हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेंगे इसके बारे में, एक दो लाइन लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखिए द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप मतलब -I और -R, -I ग्रुप हो सकता है या फिर -R ग्रुप, -R सच एज, एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि -I और -R ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए जैसे NO2 ग्रुप हो सकता है, CN ग्रुप हो सकता है जो -I और -R दोनों का काम करेगा, और या फिर मतलब -I का भी काम करेगा, -R का भी काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से CN ETC एट अर्थो और पारा पोजीशन, एट अर्थो और अर्थो, यहाँ पे दो चीज लिखेंगे, और या फिर एंड। ये सिर्फ अर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, या सिर्फ पारा पोजीशन पे हो सकता है, या दोनों पोजीशन पे एक साथ भी हो सकता है। तो अर्थो और ऑब्लिक करके एंड, एंड पारा पोजीशन, पारा पोजीशन with respect to halogen, they undergoes nucleophilic substitution reaction with less difficulty, with less
डिफिकल्टी विथ लेस, यानी कि अगर अर्थो पोजीशन, पारा पोजीशन या दोनों पोजीशन पे अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप या कोई भी -I या -R ग्रुप, तो वो रिंग को काफी एक्टिवेट करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, और वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना काफी आसान हो जाता है, यानी कि कम डिफिकल्ट में भी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। जैसे जैसे ये ग्रुप का एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा, नंबर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे और आसान होते जाएगा। डिफिकल्टी के बाद हम लोग लिखेंगे बिकॉज -I and -R group decreases electron density on the aromatic ring and increases, ये इंक्रीजेस का साइन है, ठीक है, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम, towards nucleophilic substitution reaction, तो ऑलरेडी हम लोग देखे, क्योंकि -I एंड -R ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को एरोमेटिक रिंग में डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना कम होगा रिंग में, उतना आसानी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अब अटैक कर जाए, उसको रिपल्सन कम मिलेगा और आसानी से अटैक कर सकता है और ग्रुप को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग फिर देखते हैं कौन कौन सा आता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, इसमें एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर Cl है और Cl के साथ अगर हम लोग यहाँ पे, ये क्लोरोबेंजीन था और क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम लोग अर्थो या पारा पोजीशन पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, ये NO2 ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, क्लोरोबेंजीन में सिर्फ अगर हम लोग को फिनॉल बनाना था तो वहाँ पे 623 केल्विन हीट और 300 ATM प्रेशर ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग जब इस ग्रुप को लगा दिए यहाँ पे NO2 ग्रुप लगने के कारण, अब ये बेंजीन के रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू कर देगा बेंजीन के रिंग से, और अपने तरफ लेने के बाद ये आसानी से Cl को डिस्प्लेस करवा सकता है। अब उतना टेम्परेचर और उतना प्रेशर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आसानी से हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या लेंगे, जो जो चीज ले रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट में एक्वस NaOH लेना है, एक्वस NaOH। अब 443 केल्विन, यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर कम हो गया, वहां पे 623 केल्विन टेम्परेचर ले रहे थे और अभी यहाँ पे 443 केल्विन में भी ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा H+ लेना है, अब ये बन जाएगा यहाँ पे पारा नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पारा क्लोरो Cl पहले आ जाएगा, पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पे लिखेंगे पारा नाइट्रोफिनॉल, तो इस तरह से हम लोग को आसानी से फिनॉल बना सकते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है, अगर इसमें 2 लगा दें, ये Cl हो गया, एक और NO2, एक NO2 यहाँ पे और एक NO2 यहाँ पे लगा दें, तो अब यहाँ पे देखिए 2 NO2 ग्रुप आ गया, यानी कि और ज्यादा रिंग को अब एक्टिवेट करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा और जिसके कारण ये आसानी से अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसान अटैक करना ज्यादा आसान हो जाएगा, ये सब इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे
पहले एक ग्रुप था तो इतना ज्यादा हीट देना पड़ रहा था, अब दो ग्रुप आ गया तो अब हीट और कंडीशंस को और ज्यादा कम कर देना पड़ेगा। कम करने के बाद भी आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें ये एक्वस NaOH तो लेंगे ही, एक्वस NaOH प्लस अब 368 केल्विन हीट लेना है। 368 केल्विन, यहाँ पे 443 केल्विन था, अब यहाँ पे 368 केल्विन से ही रिएक्शन हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा H प्लस होगा, H प्लस रिएक्शन, ये NO2, यहाँ भी NO2, ये NO2 ये NO2 दोनों रहेगा, ठीक है। और सिर्फ CH यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग हो, और इसका हम लोग लिखेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं, NO2 ग्रुप का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंडीशंस कम करते जाना, कम कम हो रहा, यानी कमी कंडीशंस पे आसानी से ये फिनॉल में चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, इसमें अगर 3 हम लोग लेते हैं, थर्ड में तीसरा है, अगर यहाँ पे फिर हम लोग Cl ले लिए और 6Cl में यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2। अब ये 3 जगह पे NO2 ग्रुप आ गया, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसमें हम लोग करना है कि एक्वस NaOH अगर हम लोग लेते हैं, या फिर सिंपल, अब यहाँ पे एक्वस NaOH नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर के साथ इसको रिएक्शन करा देंगे, H2O, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्लस H2O वाटर लेके, और सिंपल अगर हम लोग हीट करेंगे, वार्म करेंगे, जस्ट हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर दे, तो भी ये रिएक्शन आसानी से हो जाता है। तभी तो भी यहाँ पे ये बन जाएगा। अब ये वाटर के प्रेजेंस में ये आसानी से Cl यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर OH बन जाएगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे NO2 इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनाइट्रो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसी का सबसे कॉमन नेम में इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत बेस्ट नेम है इसका, वो है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये कॉमन नेम है। तो इस तरह से पिक्रिक एसिड बनाने का ये फॉर्मूला हो गया, आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे NO2 का नंबर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे कंडीशंस कम होते जा रहा है। यहाँ भी हम लोग सिर्फ वार्म कर दिए तो भी ये रिएक्शंस हो गए, यहाँ पे Cl को डिस्प्लेस करके OH आ गया, यहाँ पे जबकि 3 NO2 ग्रुप था, यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ रहा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे रिएक्शंस में, अगर हम लोग को इसमें एनिलीन अगर चाहिए, ठीक है, तो चौथा रिएक्शन अगर लेते हैं, यहाँ पे Cl है और फिर यहाँ पे NO2 है, और इससे हमको एनिलीन बनाना है, ठीक है। तो 2NH3 420 केल्विन हीट दे देंगे, तो भी ये यहाँ पे NH2 ऐसे और NO2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको एनिलीन वाला पार्ट चाहिए तो हम लोग इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे
अब यहाँ पे ये सारा चीज हम लोग रिएक्शंस देख लिए थे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं रहेगा तब क्या कंडीशंस होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर आ गया तब उसके बाद क्या कैसा कंडीशंस है, और ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, NO2 ग्रुप हो या फिर CN ग्रुप हो या -R ग्रुप कोई भी, वो अर्थो और पारा पोजीशन पे ही लगने के कारण रिंग को एक्टिवेट क्यों करता है। मेटा पोजीशन पे अगर रहेगा तो वो रिंग को एक्टिवेट करेगा या नहीं करेगा, एक्चुअली नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, तो उसका रीजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख रहे हैं, इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, NO2 ग्रुप so its effect at ortho and para position, but not at meta position, y। तो ये जैसे नोट कर में हम लोग लिखे कि NO2 ग्रुप अपना इफेक्ट ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ही क्यों शो करता है, मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं करता है, इसका क्या रीजन है। चलिए, तो हम लोग इस रीजन को देखने के लिए हम लोग पहले मैकेनिज्म देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है तो इसका रेजोनेंस कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को थोड़ा सावधानी से देखना है। जैसे देखिए, इसमें पहला हम लोग लेते हैं कि अगर Cl क्लोरोबेंजीन और पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, ये ऐसे रहेगा NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर। अगर हम लोग देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, NO2 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे दो चीज हो सकता है कि इस NO2 पे या तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हम लोग नहीं दिखाना चाह रहे हैं तब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये वाला क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे होगा, इस पे एक माइनस देना होगा और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन के लिए फिर हम लोग को अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन अगर होता है तो इस रिएक्शन को करने के लिए जैसे जो भी न्यूक्लियोफाइल है, मान लेते हैं कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो क्या होगा, OH माइनस है, OH पे माइनस ग्रुप है, उसको अटैक करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा, तो जब वो कार्बन पे अटैक करेगा, यानी कि OH जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कब अपीयर होगा, जब उसका पाई बॉन्ड उससे अलग हो जाएगा, यानी कि दूर चला जाएगा। तो इस तरह से जैसे ये इस पे अटैक करना शुरू करता है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आसानी से OH बॉन्ड वहां पे अटैच हो सकता है। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से, और ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब ये देखिए OH अगर यहाँ पे जुड़ गया तो फिर क्या होगा, ये Cl हो गया, यहाँ पे OH आ गया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, और बाकी जो बॉन्ड है वो जैसा है वैसा लिख देंगे इस तरह से। ये NO2 ग्रुप, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे इसका रिजोनेंस। ये चूंकि बेंजीन का रिंग है तो ये रिजोनेंस होगा पाई बॉन्ड और नेगेटिव कंजुगेशन होगा यहाँ पे, और नेगेटिव कंजुगेशन होगा तो इस कंजुगेशन को हम लोग ऊपर दिखाते हैं, जगह थोड़ा सा कम है, इसके बाद हम लोग दिखाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर अब यहाँ पे आएगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन पे आने के कारण इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये Cl है, यहाँ पे OH आ गया। जब ये वाला निगेटिव चार्ज, जब इसके पास निगेटिव चार्ज जब यहाँ पे इसके बीच आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे निगेटिव और इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया ऐसे, और ये वाला पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और दूसरा होगा यहाँ पे पहले से क्या था O माइनस, इस नाइट्रोजन पे प्लस है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, फिर ये निगेटिव चार्ज इसके बीच में आएगा और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा तो इसके बाद आगे वाला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया ऐसे। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब हम लोग दिखाएंगे, इसमें ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा, O माइनस, अब इस ऑक्सीजन पे O माइनस आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे Cl था, यहाँ पे OH था। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद ये सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर से ये निगेटिव चार्ज की, अभी ये वाला बाकी है रिजोनेंस के लिए, तो ये यहाँ पे आएगा, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। ये थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद आएगा ऐसे, फिर से ये डबल बॉन्ड जैसा था वैसा रहेगा, इसके माइनस इसके प्लस, अब ये हो जाएगा यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसा था, ये हो गया Cl, ये हो गया OH, ठीक है, OH, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये ओवरऑल इसका जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया टोटल, ये चौथा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो हम लोग क्या देखें, इसके बाद ये अटैक करने के बाद इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने के बाद ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह से ये बीच में एरोहेड दिया हुआ है, ठीक है, डबल एरोहेड एक दूसरे में चेंज हो रहा है रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब ये होने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सबका। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, वो होगा इस तरह से, ये OH हो गया, ये Cl हो गया। अब देखिए निगेटिव चार्ज क्या था, निगेटिव चार्ज इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ऐसे माइग्रेट कर रहा है, इधर भी माइग्रेट कर रहा है, यानी कि नाइट्रो के साथ भी रेजोनेंस किया और बेंजीन के रिंग में भी पूरा लोकलाइज हुआ। तो बेंजीन के रिंग में लोकलाइज हुआ, तो ये निगेटिव पार्ट, निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे NO2 था ऐसे, O फिर O। अब देखिए चूंकि निगेटिव चार्ज तो डीलोकलाइज हो रहा है इसके चारों तरफ, तो डीलोकलाइज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर दिखाएंगे तो ये क्या होगा, इसके साथ ऐसे रेजोनेंस था, इसके साथ भी रेजोनेंस था, इसको पॉजिटिव चार्ज बाद में लिखेंगे, ऐसे दिखाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा यहाँ पे। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, और रेजोनेंस हाइब्रिड होने के बाद ये हम लोग देख लिए कि पूरा का पूरा निगेटिव चार्ज चारों तरफ डीलोकलाइज कर रहा है। डीलोकलाइज करने के बाद इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से Cl माइनस अलग हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से बेंजीन को, अभी तो ये पूरी तरह से एरोमेटिक नहीं है, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे है
तो इसको पूरा फिर से अपना एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए उसको ये एक एटम को यहाँ से डिस्प्लेस करना होगा। तो ऑलरेडी ये OH तो पहले अटैक कर चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, Cl माइनस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस Cl माइनस कर देंगे और ये जो प्रोसेस होगा वो फास्ट प्रोसेस होगा और ये बन गया हम लोग का OH। ऐसे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे रेजोनेंस। तो ये हो गया नाइट्रोफिनॉल। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि पारा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप रहेगा तो पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन में जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज कार्बन का कार्बेनाइल यानी कि निगेटिव चार्ज वाला वो डीलोकलाइज कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप के साथ भी रिजोनेंस कर रहा है, यानी कि नाइट्रो ग्रुप उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके कारण बेंजीन से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नाइट्रो ग्रुप के तरफ आ जा रहा है। ठीक है, और आने के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है, ये वाला ग्रुप इसको डीएक्टिवेट कर रहा है, यानी कि Cl को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हम लोग ये हो गया हम लोग का, और जब पारा पोजीशन पे था। अब दूसरा हम लोग देखेंगे ऑर्थो पोजीशन पे अगर रहेगा तो कैसे होगा। ठीक है, तब इसका दूसरा मैकेनिज्म हम लोग ऑर्थो पोजीशन वाला देखेंगे। सेकेंड में यहाँ पे Cl ऐसे। अब यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे OH माइनस, चलिए अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये OH माइनस, अब ये माइनस वाला फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। इधर ये हो गया Cl, ऐसे ही यहाँ पे माइनस आएगा, ये है NO, ये प्लस, और इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा ऐसे, बाकी ये जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके आगे फिर हम लोग यहाँ पे लिखा है ऐसे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये वाला माइनस चार्ज ये इसके बीच में आएगा, इस बॉन्ड के बीच में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे आ जाएगा। इससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो हो जाएगा सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा। N O पे माइनस, ये ऑलरेडी माइनस था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, ये बाकी दो इलेक्ट्रॉन ऐसा था। इसके बाद नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके आगे जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा दोनों में से कहीं से भी हम ले सकते हैं। फिर से ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, सब एक दूसरे के साथ रेजोनेंस अल्टरनेट पोजीशन पे। तो अल्टरनेट पोजीशन पे आने के कारण यहाँ पे ये फिर से बनेगा Cl, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, माइनस चार्ज N डबल बॉन्ड O माइनस, ये प्लस रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें चौथा स्ट्रक्चर। तो फोर्थ स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच में। ठीक है, ये आ जाएगा Cl, ये माइनस चार्ज, ये हो गया फोर्थ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब जब यहाँ तक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, अब इसके बाद हम लोग इसका रिजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक डिलोकलाइज हो रहा है। तो इसका रिजोनेंस हाइब्रिड ये हो जाएगा ऐसे Cl इस तरह से, यहाँ पर माइनस चार्ज आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह तक ऐसे डिलोकलाइज किया है। उसी तरह से ये हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे O, ठीक है। अब इसमें सबका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर Hg इसके साथ इसके साथ, ठीक है। ये वाला तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इसको ऐसे दिखा सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बाद सॉरी, इसमें OH वाला नहीं लिखे थे हम, हर जगह OH लगा हुआ रहेगा। OH थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे OH रहेगा, इसमें भी OH रहेगा। ये Cl OH Cl OH, यहाँ भी था Cl और OH, क्योंकि OH जो अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो सभी OH यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पे Cl और OH। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये रिजोनेंस हाइब्रिड बन गया, यहाँ पे फिनॉल ग्रुप भी आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, फिर वही फर्स्ट स्टेप प्रोसेस, Cl वहां से अलग होगा। अब ये Cl यहाँ से रिमूव होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे माइनस Cl माइनस अलग हो जाएगा, और ये फास्ट प्रोसेस होगा। और इसके बाद जो कंपाउंड हम लोग का फॉर्म होगा, वो कंपाउंड हो जाएगा OH इस तरह से। ऐसे तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग की ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी देख चुके थे, उसी तरह से सेम टाइप से ऑर्थो पोजीशन पे भी अगर NO2 ग्रुप रहता है तो डिलोकलाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके तरफ भी डिलोकलाइज होता है, वो भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को कम करता है, और Cl को वहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में हेल्प करता है, यानी कि रिंग को एक्टिवेट करता है, ठीक है। दूसरा हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग का है मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे पहले समझेंगे कि मेटा पोजीशन पे क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटा पोजीशन। तीसरा है थर्ड में, वो है एट मेटा पोजीशन। तीसरा है मेटा नाइट्रोफिनॉल OH, यहाँ पे Cl इसको अगर ऐसे लगा दें तो इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस होगा। अब यहाँ पे देखना है हम लोग को, इसमें OH माइनस, ये OH माइनस फिर यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे Cl OH ऐड हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इस बॉन्ड पे रहेगा, बाकी जो जो इलेक्ट्रॉन जैसा है बॉन्ड वो ऐसा रहेगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखेंगे ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और इसके साथ ये वाला कंजुगेशन में, ये वाला कंजुगेशन में तो नहीं है,
नाइट्रोजन ग्रुप वहाँ पे माइनस के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, जबकि बेंजीन के रिंग में जो नेक्स्ट जो बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला कंजुगेशन में है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यानी कि इसके साथ रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये NO2 ग्रुप उसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा Cl, ये हो जाएगा OH, ऐसे ये बॉन्ड ये जैसा है वैसा रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पे कोई माइनस चार्ज नहीं आ रहा है, इस कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे इस कार्बन पे माइनस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद तो ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर, ये सेकेंड स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें थर्ड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया Cl, ये हो गया OH, ऐसे ये माइनस, ये बॉन्ड से। अब इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये हो गया फोर्थ स्ट्रक्चर, 1 2 3, वन टू थ्री रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो NO2 ग्रुप है, ये सिर्फ NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी है, लेकिन रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ डिलोकलाइज नहीं करा पा रहा है, अपने तरफ ये रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है मेटा पोजीशन पे होते हुए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये Cl OH, यहाँ पे प्लस चार्ज, माइनस, यहाँ पे माइनस। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको हम लिखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये इस तरह से आ गया ऐसे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इसका अब क्या होगा कि इस तरह से ये Cl माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ब्रेक करके निकलेगा माइनस Cl माइनस, और ये प्रोसेस फिर से फास्ट होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम देखेंगे, इसमें OH मेटा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ये हो गया मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे थे कि अर्थो और पारा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण बेंजीन का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बढ़ जा रहा है। जबकि मेटा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप है तो ये कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये कुछ भी इलेक्ट्रॉन के बेंजीन में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को रेजोनेंस के थ्रू कोई डिलोकलाइज भी नहीं कर पा रहा है, और इसके कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को कम नहीं होने के कारण इसका मेटा पोजीशन पे रहते हुए इसका रिएक्टिविटी में कोई भी मतलब रिएक्टिविटी में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से मेटा पोजीशन पे ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग एक दो लाइन लिख सकते हैं इसके लिए। तो अगर आपको क्वेश्चंस में आता है लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 then NO2 group present at ortho and
para position withdraw the electron by resonance and stabilize the carbon ion, while in case of metanitrobenzene, no any resonating structure bearing a negative charge on that carbon of benzene, which having NO2 ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप बेंजीन के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, मेटा पोजीशन पे रहते हुए उस कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण अपीयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये दस NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन, NO2 ग्रुप प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन do not stabilize the negative charge and thus no effect on reactivity towards nucleophilic substitution reaction। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि मेटा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप रहेगा तो मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप रहने के कारण क्या होगा कि वहां पे कोई भी नेगेटिव चार्ज, नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज नहीं आने के कारण वो NO2 ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ ले नहीं पा रहा है, और नहीं लेने के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा पहले था बिना एक्टिवेटिंग ग्रुप का, वैसा ही रिएक्टिविटी अभी भी बना हुआ रहेगा, वहां पे उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे रहते हुए NO2 ग्रुप का कोई भी इफेक्ट बेंजीन के रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोएरिन्स, यानी कि हैलोएरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देता है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में अगर कोई भी आपको सजेशंस हो या कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9304438943 पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ठीक है, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।